सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल अहद फ्रॉम सी आई एस कम्युनिटी। मैं करंटली फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सी आई एस डिपार्टमेंट में। ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली हमारा ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इस वक्त फ़र्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके कुछ सवालात होते हैं जहन में। बहुत सारे सवालात हमारे पास आ रहे थे कि भाई सेमेस्टर को किस तरीके से हमें लेके चलना है, किस तरीके से असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, किस तरीके से सीपीज़ होते हैं, प्रोजेक्ट्स किस तरीके से करने होते हैं, और लैब इवैल्यूएशंस कैसे होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए मैंने कोशिश की है कि मैं उनका इस वीडियो में पूरा आपको आंसर दे सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेमेस्टर सिस्टम से। तो देखो, मोस्टली जो भी बच्चे आए हैं वो हमारे पास इंटरमीडिएट बोर्ड से आए हैं। ठीक है, सिंध बोर्ड से आए हैं। ठीक है, कुछ ओ ए लेवल्स वाले भी होते हैं। तो अब वो सिस्टम आपके सेमेस्टर सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, पहले आप ये समझ लो। देखो, जो सेमेस्टर सिस्टम होता है वो क्या होता है कि आपके पास यूजुअली वो होता है 15 वीक्स का। ठीक है, 15 वीक्स का। एक महीने में आपके पास कितने होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं तकरीबन। ठीक है, तो 15 वीक्स आपके तकरीबन जो है वो हो गए 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, तो आपके पास 4 मंथ्स हो गए। अब यानी आपका सेमेस्टर जो है वो आपके पास 4 महीने का हो गया। सही है, यानी 4 महीने तकरीबन आपकी पढ़ाई होगी, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक में यानी 16 वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम चलता है। अच्छा, इसमें होता यह है कि आपके पास फर्स्ट 8 वीक्स में आपकी थोड़ी सी हल्की पढ़ाई होती है। ठीक है, हो सकता है एक आध कोई टेस्ट हो जाए आपके कोर्स में। ठीक है, लेकिन आफ्टर 8 वीक में आपका मिड टर्म होता है। ठीक है, 7 वीक तक आपकी पढ़ाई हो रही होती है, 8 वीक में आपका मिड टर्म होता है, और मिड टर्म के बाद फिर आपके पास जो 9th वीक है, 9 वीक से दोबारा आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। जब 9 वीक से दोबारा आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद आपके पास असाइनमेंट्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहने का मकसद ये है कि 8 वीक के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, असाइनमेंट्स आने लग जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आने लग जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें होंगी, टेस्ट आने लग जाएंगे। तो जो मिड टर्म होते हैं उसके बाद जो वीक्स आ रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक लोड होता है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से बहरहाल ये सेमेस्टर सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। इसमें आपके पास मैं आगे चल के आपको जो है वो इसकी सेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से होती है। लेकिन बहरहाल इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि देखो, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ना आपकी बोर्ड की पढ़ाई से बहुत डिफरेंट होती है। क्योंकि सिंध बोर्ड में क्या होता है, आप सिर्फ रट्टा लगा लेते हो और लिखते आ जाते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। इस तरीके से सिंध बोर्ड काम करता है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में होता है उसमें आपके पास रट्टा नहीं चलता, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है। आपको कितने कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ में आए हैं, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस कोर्स को लेके, वो चीज़ काम आती है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे आपसे एग्ज़ाम में या लैब में किसी में भी, वो आपसे कॉन्सेप्चुअल होंगे। ठीक है, यानी उसमें ऐसा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी है, क्यों है भाई। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का ना एक आंसर कॉन्सेप्चुअली देना होता है कि यार ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रट्टा नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। इसलिए जो भी रट्टा लगाने के आदी हैं तो वो इस चीज़ को समझ लें अच्छे से कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलती। मे बी आपकी चल जाए कुछ थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में इनिशियली, जैसे पाकिस्तानी स्टडीज़ का होता है, या यू कैन से इस्लामियात का आ गया, या किसी और सब्जेक्ट का आ गया। अ, उसमें आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत रट्टा लगा के भी अगर आपने कर लिया, या इवन कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे आईटी फंडामेंटल्स का है कोर्स, तो उसमें अगर कहीं थ्योरी है तो वो उसमें आप रट्टा लगा के किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन जब आप बात करो कि कोडिंग के आपके कोर्सेज हैं या दूसरे कोर्सेज हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, वहाँ पे मोस्टली थ्योरी जो है जहाँ पे होती है, वहाँ पे आप ज़्यादातर रट्टा काम नहीं चलता। वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग और कितनी आपको चीज़ों की समझ है, कितना अच्छा आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, वो काम चलता है। तो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास आया कि भाई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। तो देखो, आपके पास जो सेमेस्टर में मार्क्स होते हैं वो टोटल होते हैं 100। ठीक है, पर कोर्स। अच्छा, अब वो डिवाइड किस तरीके से होते हैं? वो इस तरीके से होते हैं कि आपके पास 100 में से 40 मार्क्स चले जाते हैं सेशनल्स के। ठीक है, अब सेशनल्स में आपके पास जो है जो ये 40 मार्क्स होते हैं वो डिवाइड किस तरीके से होते हैं? देखो, 20 मार्क्स का आपका होता है मिड टर्म। मिड टर्म आपके पास 20 मार्क्स का होता है, जिसमें वीक 1 से लेके वीक 7 तक का जो कोर्स कंटेंट होता है वो उसमें इंक्लूड होता है। सही है, और 20 मार्क्स उसके होते हैं। सही है। अच्छा, बाकी के जो 20 मार्क्स होते हैं वो यूजुअली आपके पास असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज होते हैं, या जो भी आपका प्रोजेक्ट हो गया वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो बाकी के जो 20 मार्क्स होते हैं उसमें असाइनमेंट क्विज सीपी होता है आपके पास, और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके मिड टर्म के होते हैं। ऐसे आपके 40 मार्क्स के सेशनल्स बन जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास जो 60 मार्क्स का जो फाइनल पेपर होता है वो आपका यूजुअली 60 मार्क्स का होता है, और इसमें आपके पास पूरा कोर्स कंटेंट आ रहा होता है। तो इस तरीके से आपके पास सेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ
कि भाई किस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। आपने फोकस करना है इन 40 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। ये जो 40 मार्क्स हैं ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। आपका कंट्रोल जो है, आपका कंट्रोल इन 60 मार्क्स पे शायद बहुत कम होता है, या ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों। देखो, ये जो 40 मार्क्स हैं सेशनल्स के, सही है, ये अगर आपने मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म कर लिया, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 से 7 वीक तक होता है, उसमें थोड़ी सी हल्की पढ़ाई होती है उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा हल्का, थोड़े आसान से कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स और ये सब चीज़ें होती हैं, तो उससे आप मिड टर्म बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और जो असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स में आप बहुत आराम से मार्क्स ले सकते हो, आप क्विज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो 40 में से आप कोशिश ये करो कि आप 35 अबव तो रहो। 35 अबव अगर आपके होते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है फॉर योर जीपीए, ठीक है। अगर आपके 35 से कम है तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा 30 अबव तो रखना, ठीक है। हर कोर्स में एटलीस्ट 30 अबव होने चाहिए। ज़्यादा बेहतर है आप 35 अबव जाओ, ठीक है, लेकिन अगर आपने 30 अबव रखें तो दैट्स फाइन, लाइक 31, 32, 33, तो 33 तक भी सही है, इतना कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपकी जीपीए जो है वो उस कोर्स में काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो फाइनल जो 60 मार्क्स होते हैं ना, ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है वो फाइनल पेपर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, या क्योंकि अब फाइनल पेपर के बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया ना यार इंप्रूवमेंट का, ठीक है। जो आपने फाइनल पेपर दे दिया 60 मार्क्स का, वो दे दिया, अब आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, सही है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे क्विज़ में जैसे टीचर जो है वो बेस्ट ऑफ 2 क्विज़ ले लेते हैं, ठीक है, कि 2 क्विज़ होंगे, उसमें से जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो टीचर वो अलग क्विज़ आपका काउंट कर लेगा, ठीक है। सीपी में अक्सर जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं बच्चों को। असाइनमेंट्स आप आराम से कर लेते हो, उसका कोई ऐसा इशू नहीं होता, तो इसमें आप ये 20 मार्क्स तो बहुत आराम से आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी के जो 20 मार्क्स होते हैं मिड टर्म के, वो भी आप बहुत अच्छे से ले सकते हो अगर आपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की है तो, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स भी आप अच्छे से ले सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि 40 मार्क्स जो है, अगर आपने इनके ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया, अगर आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते भी हो तो आपको इतना ज़्यादा एक फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहने का मकसद है। तो आपका फोकस जो है वो मेनली अपने सेशनल्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से सेशनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाऊँ, ठीक है। तो ये इसमें एक ये चीज़ होती है, और बाकी मैंने आपको सेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बता दिए कि ये किस तरीके से होते हैं। सो सो अब नेक्स्ट सवाल ये होता है कि भाई टेस्ट या क्विज़ेस किस तरीके से होते हैं। अच्छा देखो, टेस्ट या क्विज़ेस इस तरीके से हो रहे होते हैं कि आपको टीचर बता देते हैं, टॉपिक्स बता देते हैं कि भाई ये टॉपिक आने वाला है, या मैं इन लेक्चर्स में से स्पेसिफिक लेक्चर्स आपको डिफाइन कर देंगे कि भाई ये लेक्चर्स या इन टॉपिक्स में से मैं आपका क्विज़ लूँगा। अच्छा, क्विज़ का पैटर्न यूजुअली अगर थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाएँ, मे भी हो सकता है एमसीक्यूज़ आ जाएँ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या क्वेश्चन आंसर्स नॉर्मली थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। अगर कोडिंग का है तो हो सकता है उसमें कुछ कोड वोड लिखने के लिए आ जाए, या डीबग करने के लिए आ जाए, कुछ भी इस तरीके से छोटा सा टेस्ट होता है वो। टेस्ट यूजुअली आपके पास आते हैं, जैसे मैंने आपको सेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बताया कि 20 मार्क्स होते हैं आपके पास असाइनमेंट, क्विजेस और सीपी के। टेस्ट यूजुअली आपके पास 5 नंबर के हो रहे होते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर के क्विजेस से टेस्ट हो रहे होते हैं, तो वो आपके लिए देना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। और उसमें अगर 5 नंबर का है तो मे भी हो सकता है कि आपके पास 5 सवाल आएँ 1-1 नंबर के, या हो सकता है आपके पास 2-2 नंबर के इस तरीके से आ जाएँ, 2 सवाल आ जाएँ कि 1 नंबर का आ जाए, कुछ इस तरीके से करके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है टेस्ट की, ठीक है। बाकी अगर आपको टेस्ट के या क्विज़ के सैंपल्स देखने हैं तो उसके लिए हमारे पास सेमेस्टर ड्राइव मौजूद है, तमाम ईयर्स की सेमेस्टर ड्राइव मौजूद है हमारे पास। तो उसमें से आप रेफरेंस देख सकते हो कि भाई क्विजेस किस तरीके से हुए हैं पिछले ईयर्स में, तो वहाँ से आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि यार क्विजेस होते किस तरीके से, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आपके क्विजेस होते हैं, टीचर आपको टॉपिक से लेक्चर्स बता देते हैं, तो उसमें से आप वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा भाई, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है सीपी गाइडेंस। तो भाई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ये मोस्टली एक प्रोजेक्ट होता है, आपको इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। कुछ कोर्सेज में ये इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जैसे आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स आ गया, उसमें तो ये इंक्लूड होता ही होता है, जिसमें आपको कोडिंग करके कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कोई गेम हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, वो आपको खुद से बनानी पड़ेगी। अच्छा, इस ये होता है वैसे ग्रुप में है, ग्रुप्स आपके यूजुअली 4 मेंबर्स के होते हैं, 3 मेंबर्स के होते हैं, 4 मेंबर्स के होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, यूजुअली सीपी में, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि मैं अगर आपको इसका एक सैम्पल दिखा दूँ, मैं आपको अपना एक सैम्पल दिखा दूँ जो हमें एक सीपी मिला था। सो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास आती है। अगेन ये आप अपनी सेमेस्टर ड्राइव में भी देख सकते हो। तो जैसे हमें ये हैंगमैन गेम बनाने को मिला था, बहुत पुराना है ये, तो इसमें यहाँ पे आपको सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के दी गई होगी, किस तरीके से एप्लीकेशन बनानी है, स्टार्ट किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या रूल्स होंगे, किस तरीके का इंटरफेस होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे टेस्ट सैम्पल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ जो है वो इस सीपी में
आपको दी जाएगी, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको इन डिटेल जो है वो बताई जाएंगी, सही है। और इसमें अगर आपको कुछ एक्सटेंशंस भी करनी है, अपनी तरफ से कोई नई चीज़ डालनी है, तो वो भी आप जो है वो इसमें कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती। अपनी तरफ से भी आप इसमें कुछ इन्हांसमेंट अगर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो CP बेसिकली, अच्छा ये आपको मिलता कब है? ये आपको मिलेगा 8 वीक्स के बाद, यानी आपका जब मिड टर्म हो जाएगा 8 वीक में, उसके बाद फिर आपको CP जो भी टीचर होगा वो आपको असाइन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका CP बनता है, और ये यूजुअली होता है 3 या 4 मेंबर्स होते हैं। तो आप जो भी आप मेंबर्स आप अपने सेलेक्ट करो, उनके साथ आप मिलके ये पूरा आप एक प्रोजेक्ट आप तैयार करते हो। इसका अगर आपका थ्योरी टीचर ने अगर आपको असाइन किया है तो वो आपको डेडलाइन दे देगा, तकरीबन 13 वीक की या 14 वीक में इसकी सबमिशन होती है। हो सकता है वो आपसे ऐसे सबमिशन ले ले, या हो सकता है वो आपसे इसमें कुछ क्विज कुछ पूछ ले, आपको प्रेजेंट करने को बोलेगा, भाई आपने आके मुझे दिखाना है। तो इस तरीके से भी होता है। जैसे हमारा जब CP हुआ था तो हमने जो एप्लीकेशन अभी मैंने जो आपको दिखाई हैंगमैन वाली, तो ये कोड हमने पूरा प्रोग्राम करके ये हमने सबमिट भी किया था। और इस तरीके से मतलब उन्होंने ये चीज़ देखी थी। और ऐसा होता है यूजुअली एटलीस्ट CIS में हमने इस तरीके से पहले देखा है, हमारे बैच में इस तरीके से हुआ है कि जो भी CP हमें थ्योरी टीचर असाइन करते हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि वो CP वही CP हमें जो है वो लैब में भी दिखाना होता है, या इस तरीके की कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आपका थ्योरी टीचर अलग से CP दे, और लैब वाला जो है वो टीचर आपको अलग से CP दे, अलग से वहाँ पे आपके पास OEL होता है वो आपको दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। बहरहाल जब भी आपको कोई भी CP मिले, आपको अगर खुद से समझ में ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप सीनियर से पूछ सकते हैं, हम भी आपको गाइड कर देंगे, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास आया वो आया कि हमें असाइनमेंट्स किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो भाई असाइनमेंट आप किस तरीके से बनाओगे? देखो, कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे टीचर्स अगर आपको असाइनमेंट देते हैं वो यूजुअली GCR पे या व्हाट्सएप के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि भाई इस टॉपिक के लिए ऐसा ये असाइनमेंट आपने बनाना है, ठीक है, इस टॉपिक के लिए ऐसा आपने ये चीज़ देनी है। तो अब असाइनमेंट में जिस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएँ, हो सकता है अगर आपको मैथ्स का असाइनमेंट मिला है तो आपको ये होगा कि भाई कुछ इक्वेशंस वो दे देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप वो सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको PST में कुछ मिला है तो उस हो सकता है उस क्लास से कुछ आपको लिखना हो, व्हाटएवर आपको कोई भी असाइनमेंट मिला है, अब आप उसको बनाते किस तरीके से? देखो, सॉल्व तो आप कर लोगे खुद से, ठीक है। फिर यूजुअली बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम किस तरीके से, मतलब सबमिशन किस तरीके से करनी है। तो वो या तो आप जैसे लूज शीट होती हैं उसके ऊपर भी आप कर सकते हो अगर टीचर ने अलाउ किया, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो आपके प्रिंटर पेजेस होते हैं, जो वाइट कंप्यूटर पेपर्स होते हैं, उस पर आप लिख के जो भी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर टीचर ने बोला है कि आपको हैंड रिटन लिखना है तो आप हैंड रिटन उसमें सबमिट कराओगे, ठीक है। बेटर ये है कि आप जो प्रिंटर पेजेस होते हैं या जो कंप्यूटर पेपर होते हैं वाइट वाले, वो आप यूज़ करो, उसमें आप हैंड रिटन आप सही से जो है वो साफ लिख कर आप दो, ठीक है। अगर कुछ जैसे होते हैं, जैसे मैथ्स वगैरह में जो आपके पास कैलकुलस के जो कोर्सेज होते हैं उसमें यूजुअली इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो आप वो उसमें आप ब्लू शीट पे भी लिख सकते हो। डिपेंड्स ऑन द टीचर, टीचर ने अगर आपको अलाउ किया हुआ है तो आप उस तरीके से कर सकते हो। और बेहतर ये होता है कि आप एक उसका टाइटल पेज आप बनाओ, ठीक है। आप टाइटल पेज आप प्रिंट कर सकते हो खुद से, और वो प्रिंट करके आप उसके ऊपर लिख दो। मैं आपको एक सैम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ, एक वीडियो जो कि आपको इसमें हेल्प हो जाएगी। सो इस तरीके का आपके पास एक आएगा पेज, जो कि एक टाइटल पेज होगा जिसमें आपके पास जो भी असाइनमेंट की हेडिंग होगी वो आ जाएगी। आप NID का लोगो लगाना चाहो, डिपार्टमेंट, जिस भी टीचर को सबमिट कराना है, ग्रुप में है तो ग्रुप मेंबर्स का नाम लिख दो, नहीं तो आप अगर आप इंडिविजुअल है तो आप अपना नाम और रोल नंबर आप लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फ़ाइल में करके आप जो है वो लिख सकते हो। जैसे ये हमें मिला था PST का असाइनमेंट, तो इसमें हमने जो है वो ऐसी लूज शीट पे हमने कर दिया था क्योंकि वो अलाउ था हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको हैंड रिटन कर दिया था, इस तरीके से ना फाइल में करके। लूज जो स्ट्रिप फाइल होती है, स्ट्रिप फाइल आपको मिल जाएगी, स्ट्रिप फाइल में आप रख के आप दे सकते हो आप, ठीक है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि भाई आप स्ट्रिप फाइल में ना दो, लेकिन अगर बेहतर है अगर आप दे दो तो कोई ऐसा मसला नहीं। अगर टीचर मना करे तो भाई वापस ले लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कहीं और यूज़ कर लेना। तो इस तरीके से होता है। और ये तो मैंने खैर लूज शीट पे बनाया हुआ है, लेकिन अगर टीचर ने बोला है कि भाई आप कंप्यूटर पेपर पे बनाएं तो आप फिर वाइट पेजेस आप ले सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ होती है असाइनमेंट में, सही है। अच्छा, क्विज़ में मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि क्विज़ के लिए अगर टीचर ने बोला है तो अक्सर ऐसा होता है कि टीचर आपसे कहता है कि आप जो वाइट पेपर हैं आप एक एक्स्ट्रा पेपर आप लेकर आएँ, ठीक है। क्विज़ के लिए, क्विज़ मैं कह रहा हूँ, क्विज़ में अक्सर ऐसा होता है कि टीचर्स आपसे कहते हैं कि आपने एक शीट लेकर आनी है। वो शीट होती है वही जो प्रिंटर पेजेस होते हैं या जो वाइट पेपर होते हैं वो आपने लेकर आने होते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने साथ रख लो जब भी क्विज़ हो, अगर टीचर ने बोला है। वैसे टीचर मना भी कर देते हैं कि भाई आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर टीचर कह रहा है तो आपने वो पेपर लेकर आना है, ठीक है। तो ये हो गई भाई असाइनमेंट्स की बात। अच्छा भाई, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमारे पास आया कि हम नोट्स किस तरीके से बनाएं। कि भाई टीचर तो आ रहा है और टीचर अपना लेक्चर देके चले जा रहा है, ठीक है, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, या हम किस तरीके से नोट्स बनाएं, क्या लिखें क्या ना लिखें। तो देखो, टीचर का काम है आना, लेक्चर देना, ठीक है, आपको समझाना। वो जितनी कोशिश करेगा आपसे पूछेगा कि भाई आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, तो पूछना आपका काम है। देखो, टीचर का काम है लेक्चर देना,
ठीक है। टीचर आपसे अक्सर पूछते हैं कि भाई आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ, या बच्चा जो है वो शर्मा हुजूरी में नहीं पूछता, हाँ 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 बोल देते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो बाद में उनको वो चीज़ एक्चुअल में समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है। या वो ये सोचते हैं कि मैंने अगर ये सवाल पूछ लिया तो टीचर कुछ मुझे डांट ना दे, या कुछ अगर उसने बोल दिया तो सब लोग हंसे ना, ठीक है। सो इसे कहते हैं फेयर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। तो मतलब कि अगर मैं कुछ इस तरीके का कुछ पूछ लूँगा तो भाई लोग मेरे ऊपर हंसे नहीं, और या टीचर कुछ बोल ना दे, व्हाटएवर जो भी आपके जहन में बातें चल रही होती हैं, तो उससे इंसान जो है वो बड़ा हेजिटेट करता है कि यार मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया, कुछ हो गया तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। आप को अगर आपने सवाल नहीं पूछा तो नुकसान किसका है? आपका, ठीक है। टीचर का तो नुकसान नहीं है ना, टीचर तो आपको सिर्फ पढ़ा के चला जाएगा, वो तो ये अज्यूम करेगा कि आपको आता है, ठीक है। तो इसमें टीचर की गलती नहीं होती, इसमें गलती आपकी होती है, क्योंकि आप जो है वो सवाल नहीं पूछते, आप सिर्फ हेजिटेट करते हो बैठ के कि यार मैंने अगर कुछ पूछ लिया और बच्चे जो है हंसने लग गए तो भाई मैं क्या हो, तो क्या हो गया, ठीक है। उनको भी नहीं आता, जो बच्चे हैं वो उनको खुद भी नहीं आता, ठीक है, वो बिला वजह का आपके ऊपर जो है वो हंस रहे होते हैं। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समझ नहीं आ रहा है, जो आप क्लास में टीचर से पूछ लो कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया, हैंड रेस कर लो, हैंड रेस करके आप पूछ लो, तो टीचर आपको वहीं पर ही जवाब दे देगा। नहीं तो मैं आगे एक और बात बताऊंगा कि आपने किस तरीके से टीचर से बात करनी है और उनसे चीज़ें समझनी है, वो मैं आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, नोट्स की जहाँ तक बात है, तो जो भी टीचर, अक्सर टीचर ऐसे होते हैं जो कि बोर्ड पे लिखवा देते हैं, ठीक है। जो भी बोर्ड पे लिख रहा है टीचर, एटलीस्ट वो तो आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है, अपने पास। दूसरी बात ये कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि टीचर वर्बली बोल रहा होता है, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन होगी या कोई भी ऐसी चीज़ होगी या कोई भी एग्जाम्पल होगी, वो टीचर जो है वो वर्बली बोल रहा होगा, मुंह से बोल रहा होगा, ठीक है, वो लिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे। हर चीज़ टीचर बोर्ड पे नहीं लिखता, टीचर से बोर्ड पे वही चीज़ लिखता है जो कि वर्बली इस तरीके से समझाई नहीं जाती, ठीक है। तो या फिर कोई क्वेश्चन होगी या कोई ऐसी कोड होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि टीचर आपको वर्बली नहीं समझा सकता, तो इस वजह से वो आपको बोर्ड पे लिख के बता देता है, ठीक है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि जो भी बोर्ड पे लिख रहा है, ठीक है, वो आपने एटलीस्ट कॉपी करना है, और जो भी टीचर बोल रहे हैं उनको लेक्चर को सुनना है और वो आपने साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़रा फास्ट हैंड राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है वो टीचर जो भी बोल रहा हो वो आप उसमें से लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि मोस्टली ऐसा होता है जो टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया उसी में से ही आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, और जो टीचर क्लास में हो सकता है बोलता है उससे ही आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कॉन्सेप्चुअली। जो मैंने इनिशियल आपसे बोला कि कॉन्सेप्चुअली आपसे सवाल पूछेगा तो वो टीचर आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका होता है, ठीक है। और हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि मिस ने तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, हालांकि वो मिस ने पढ़ाया होता है, आपने नोट्स नहीं बनाए होते, वो आपकी गलती होती है, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि नोट्स आपने जो है वो अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। और जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आप लिखें जो भी आपके पास। अच्छा, आप अगर नोट्स नहीं बना पाए कुछ है तो आप अगर कोई ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा, इस बंदे ने अच्छे नोट्स बनाए हुए होंगे, ये बंदा लिख रहा था, तो आप उससे ले सकते हो कि यार भाई आप ये मुझे अपने नोट्स दे दो, मुझे ये चीज़ देखनी है, मेरे से मिस हो गई भाई, वो आपको दे देगा, आप उससे लिख के लिख लो, ठीक है, अगर कोई आपसे मिस हो जाए तो इस तरीके से आप फिलहाल नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ पिक्चर खींच लेने से जो है वो काम नहीं होता, क्योंकि पिक्चर आप खींच लेते हो बाद में, फिर हमें भी पता है भाई हम नहीं देखते चीज़ों को या कॉपी नहीं करते, तो पिक्चर खींचने से काम नहीं चलता। हाँ, ऐसा है कि भाई अगर टीचर ने अर्जेंटली चला गया या बिल्कुल ही एंड टाइम पे क्लास के एंड में उसने लिखा कोई चीज़ और वो चला गया और फिर दूसरा टीचर आ रहा है वो मिटाने लग गया, तो उस केस में आप पिक्चर ले सकते हो और बाद में आप लेकिन याद से जो है वो उसको अपने पास कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो, ताकि आपको वो चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो नोट्स आप बना सकते हो। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में काम आएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट सवाल हमारे पास आया कि भाई आर टेक्स्ट बुक मैंडेटरी, यानी टेक्स्ट बुक्स लेना वो क्या मैंडेटरी है या फिर हम PDF से काम चला सकते हैं? देखो, टीचर्स आपको बुक्स रिकमेंड करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास में, आपको जब कोर्स आउटलाइन बता रहे होंगे तो उस वक्त वो आपको कुछ बुक्स का नाम देंगे, ठीक है। वो बुक्स का नाम या वो बुक्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि मोस्टली वो बुक्स टीचर्स जो है वो आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी GCR पे, गूगल क्लासरूम पे आपको दे देते हैं, ठीक है। तो आपको फिर वो लाइब्रेरी से इशू कराने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी से इशू कराने के लिए फिर आपको पहले कार्ड बनाना पड़ता है, फिर उस कार्ड पे आपको वो कार्ड आपको लाइब्रेरियन को देना होता है, फिर वहाँ से वो फिर आपको बुक देता है, फिर आपको एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या आपके फाइनल पेपर के बाद आप वो बुक जो है वो रिटर्न करते हो लाइब्रेरी को। तो मुझे नहीं याद यार, मैंने आई गेस शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही शायद मैंने ली होगी, सिर्फ एक कोर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स था, उसके लिए मैंने ली थी, क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि बुक से होने थे, तो मिस ने वो सॉफ्ट कॉपी उस वक्त उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं की थी, तो इसलिए मुझे फिर लेनी पड़ी थी लाइब्रेरी से। लेकिन उसके बाद से मैंने कभी भी नहीं ली थी, कभी भी मैंने बुक नहीं ली, क्योंकि हमें सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, यूजुअली टीचर्स अपलोड कर देते हैं सॉफ्ट कॉपी, और उसी से ही जो है वो आप काम कर लेते हो, या टीचर्स वैसे ही इतने प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे देते हैं कि आपको फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पीडीएफ्स वही आपके पास सॉफ्ट कॉपी होती है उसकी, तो आप उससे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक से कुछ रेफरेंस चाहिए, टीचर ने बोला है कि भाई आप बुक से ये चीज़ पढ़ लें, तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी है तो आप वो भी आप देख सकते हो,
ठीक है। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि टीचर्स अपने हैंडआउट से स्लाइड्स दे रहे होते हैं, तो आप उसी से ही आप पढ़ लेते हो, तो वही आपके लिए काफ़ी हो जाता है और उसी से ही फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आपकी हेल्प भी हो जाती है। तो आई थिंक कि टेक्स्ट बुक जो है वो अगर आप नहीं भी लेते हो तो उससे काम चल जाता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता। ओके, सो हाउ डू आई अप्रोच अ टीचर फॉर हेल्प आफ्टर क्लास? देखो, क्लास में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई कुछ बच्चे होते हैं जो कि बड़ा हेजिटेट करते हैं कि यार हम क्लास में नहीं पूछ रहे, आप कुछ पूछ लिया तो टीचर कुछ डांट ना दे या कुछ इस तरीके से। तो देखो, एक तरीका ये है कि जैसी क्लास खत्म हुई, टीचर बाहर निकला, आप भी बाहर निकले, आपने टीचर को थोड़ी देर अप्रोच किया कि मिस ये, अगर कोई छोटा सा सवाल है, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्कशन नहीं है, एक छोटा सा सवाल है या उसी लेक्चर में से कोई एक कॉन्सेप्ट था, आपने वहाँ पर रोक के पूछ लिया कि मिस ये था, इसमें मुझे समझ में नहीं आया, तो वो फिर आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा आप टीचर से रिस्पेक्टफुली जाके क्लास के बाद जो है वो उनसे पूछ लो कि अगर आपको कुछ कोई चीज़ डीपली समझनी है, कोई चीज़ आपको जैसे सीपी समझना है, अपना कोई असाइनमेंट समझना है, कुछ प्रोजेक्ट समझना है, उसके लिए फिर आप ये कर सकते हो कि टीचर से आप रिस्पेक्टफुली पूछो कि मिस या सर, मुझे जो है वो कुछ चीज़ आपसे समझनी होंगी, तो आपके कुछ कंसल्टेशन आवर्स हैं, या मुझे वो टाइम बता दें जिस टाइम पे आप फ्री होते हैं या जिस टाइम पे आपके कंसल्टेशन हम आपसे कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप फिर वो भी टीचर आपको बता देंगे। एटलीस्ट सीआईएस के टीचर जो है वो आपको कभी मना नहीं करते, वो आपको कोई ना कोई टाइम आपको दे देंगे कि भाई आप इस टाइम पे आ जाएं, इस टाइम पे मैं अवेलेबल होंगे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सीआईएस के टीचर इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, तो आप रिस्पेक्टफुली जाएँ, ठीक है। ऐसा होता है कि बच्चे 11 बजे की ब्रेक में भी चले जाते हैं, 1 बजे की ब्रेक में भी चले जाते हैं, तो उसमें कुछ टीचर्स आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, बट बेहतर यह है कि आप उनसे जो है वो इजाज़त लें या टाइम ले लें कि भाई मैं इस टाइम पे आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ। हो सकता है टीचर आपको 11 बजे का ही टाइम दे दे कि भाई आप 11 बजे आके पूछ लो मुझसे जो कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली टीचर का भी अपना लंच टाइम होता है, कभी कोई टीचर लंच पे निकल जाता है, कोई टीचर 1 बजे फिर नमाज़ के लिए निकल जाता है, वट। तो इस वजह से जो है वो बेहतर ये होता है कि आप उनसे पूछ लें, उनसे कंसल्टेशन आवर्स ले लें, उसके बाद आप फिर उनसे जो भी चीज़ समझनी हो आप समझ लें। अच्छा, फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हाउ लैब इवैल्यूएशंस आर कंडक्टेड? मतलब ये कि आपकी जो भी लैब्स होती हैं, ठीक है, उसमें नॉर्मल आपकी लैब्स हो रही होती हैं, टीचर आपको हर लैब के हिसाब से हर लैब सेशन में कोई ना कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है। अब जैसे आपके पास थ्योरी में क्विजेस होते हैं, इसी तरीके से लैब में भी आपके पास इवैल्यूएशंस होती हैं। यूजुअली आपके पास 2 इवैल्यूएशंस हो रही होती हैं, ठीक है, लैब की, ठीक है। अच्छा, ईच जो हर एक जो इवैल्यूएशन होती है वो तकरीबन 12 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो हर जो इवैल्यूएशन होती है वो यूजुअली 12 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो आपको आराम से जब इसमें जो आपके पास रूब्रिक होती है, बेसिकली आप अगर अपने लैब मैनुअल होगा, लैब वर्कबुक जो होगी उसके एंड में अगर आप देखोगे तो आपको एक रूब्रिक मिलेगी, ठीक है। टीचर है वो आपको उस रूब्रिक के लिहाज से असेस करता है। मैं आपको ये 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ओके, सो इस तरीके की कोई एक आपको रूब्रिक मिलेगी, ठीक है, आपके ग्रेडिंग रूब्रिक शीट होती है ये, ठीक है। इसमें होता यह है कि आपको टीचर ना इन पैरामीटर्स पे असेस करता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये 4 सवाल होते हैं, ठीक है। इन 4 के ऊपर वो जैसे जो भी आपको ना इवैल्यूएशन होगी तो उसमें वो जो टीचर होगा वो आपसे वाइवा लेगा, वाइवा ज़रूर लेगा वो, ठीक है। या फिर वाइवा नहीं लिया तो आपसे कोई भी कोडिंग करवा लेगा, या जो भी आपको टास्क दिया होगा बेसिकली टीचर ने उसको वो इन पैरामीटर्स के ऊपर असेस करेगा, ठीक है। अब देख रहे हो, इसमें आपके पास 4 सवाल हैं, ठीक है, और हर सवाल के आपके पास मैक्स 3 नंबर होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0, अगर आपने बहुत ही ख़राब कुछ परफॉर्म ही नहीं किया तो वो आपको 0 दे देगा, यहाँ पे टिक मार्क कर देगा, ठीक है। अगर आपने कुछ बेहतर किया होगा तो यहाँ पे 1 पे टिक मार्क कर सकता है या 2 पे टिक मार्क कर सकता है, इस तरीके से 1 पे टिक मार्क कर दिया, 2 पे कर दिया या 3 पे कर दिया, इस तरीके से ना। तो जिसके ऊपर वो टिक करेगा, ठीक है, उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 12 होते हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअल यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, इसमें आप अगर आपने ये सारे टिक कर लिए 3 3 3 तो ये आपके पास मिलके 12 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूब्रिक पे आपके पास स्कोर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पे आपकी इवैल्यूएशन हो रही होती है। अच्छा, अब इवैल्यूएशन में टीचर आपको खुद बता देगा कि भाई मैं इन लैब्स में से आपकी इवैल्यूएशन लूँगा, और वाइवा होगा या जो भी आपको यूजुअली अगर कोडिंग वाला है तो प्रोग्रामिंग का है तो आपके पास कोई ना कोई वो प्रोग्राम बनाने के लिए दे देंगे, ठीक है। तो वो आपको वो बनाना होगा, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो वो आपको उस पर फिर उस लिहाज से फिर आपको मार्क्स दे देंगे। हो सकता है साथ साथ टीचर आपसे क्विज़ भी ले लेगा, भाई ये आपने ये क्यों इस्तेमाल किया या इसका क्या काम है, आपने प्रोग्राम ये बनाया, अच्छा समझाएं इसमें क्या किया, कि क्या अप्रोच उसकी। तो या हो सकता है लैब में से कुछ पूछ ले कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इस तरीके से आपसे वाइवा छोटा मोटा पूछेगा, वो आपको इस रूब्रिक के ऊपर असेस करके आपको मार्क्स दे देगा। तो इस तरीके से जो है वो लैब की इवैल्यूएशंस ली जाती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हाउ फाइनल एग्जाम इज कंडक्टेड? मतलब फाइनल एग्जाम आपके पास किस तरीके से कंडक्ट होगा। देखो, फाइनल एग्जाम आपके पास इस तरीके से कंडक्ट होगा कि यूजुअली ऐसा होता है कि जितने भी आपको 14-15 वीक में जितना भी आपको पढ़ाया गया है, तो उन सब में से आपके पास फाइनल एग्ज़ाम आता है,
सही है। तो जितने भी टॉपिक्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उन सब में से आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको सैम्पल फाइनल पेपर देखना है तो वो आपको ड्राइव पे मिल जाएगा, ठीक है। ड्राइव पे हमारी जो सेमेस्टर ड्राइव है उसके अंदर तमाम जितने भी सेमेस्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के, वो आप देख सकते हो, वो अप टू डेट हैं। उसके अंदर जितने भी आपके पास फाइनल एग्जाम है वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई किस तरीके का फाइनल एग्जाम आता है। अच्छा, मैंने आपको ऊपर बता दिया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कि फाइनल एग्जाम आपके पास टोटल 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। 60 मार्क्स का आपके पास फाइनल एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको पास करने के लिए लाइक मैक्सिमम आप मिनिमम आपको जो है वो 30 मार्क्स तो रिक्वायर्ड होते ही हैं, लेकिन आप जो है वो कोशिश करो आपके 40-50 तक आ जाएँ, 50 एटलीस्ट 55 इतने तो आने चाहिए, मतलब अगर आपको अच्छी जीपीए चाहिए तो खैर बहरहाल। तो इसमें अच्छा, ये इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपके टीचर ने, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके टीचर ने खुद बोला है या गूगल क्लासरूम पे मेंशन किया है कि वो 8 वीक्स के बाद तक या मिड टर्म से पहले वाला जो कोर्स कंटेंट है, अगर उसमें से टीचर खुद ये कह रहा है कि भाई वो चीज़ डिडक्ट हो गई है, यानी मिड टर्म से पहले वाला जो कंटेंट है वो आपके फाइनल में नहीं आएगा, अगर ये बात टीचर ने खुद बोली है या गूगल क्लासरूम पे टीचर ने लिखा है, तब ये बात वैलिड है। अदरवाइज़ अगर टीचर ने नहीं बोला ऐसा कुछ, तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपके पास पूरे कोर्स कंटेंट में से आपके पास आएगा फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। यूजुअली होता ही ऐसा है कि पूरे कोर्स कंटेंट में से ही आपका फाइनल एग्ज़ाम बनकर आ रहा होता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें टीचर कह देते हैं कि भाई हम मिड से पहले वाला इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम मिड के बाद जो भी 9 वीक से आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया गया है वो सब उसमें इंक्लूडेड होगा, तो फिर वो उस हिसाब से फाइनल एग्ज़ाम बन जाता है। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि जो भी पूरा कोर्स है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें मिड टर्म में भी जितना कंटेंट आया है वो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं फाइनल एग्ज़ाम की। फाइनल एग्ज़ाम बेसिकली आपका होता है तकरीबन भी कोई 3 घंटे का होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि सुबह जो है वो 9:30 से 12:30 की टाइमिंग होती है, इस तरीके से ना, तो एक हिसाब का फाइनल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाता है। ओके, सो अब ये एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि भाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स एंड क्विजेस। स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर आया कि यार अब टीचर जो है वो हमें लेक्चर्स लिखवा के चले जा रहे हैं और हमें उन्होंने बस कुछ स्लाइड्स दे दी और बोला यार ये इन टॉपिक्स हैं, इनमें से आएगा आपके पास क्विज और एग्ज़ाम और वट एवर, हम इसको प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है। वो चीज़ ये है कि जब भी आपका कोई भी क्विज़ होगा, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, ठीक है, कि इन टॉपिक्स में से आपके पास क्विज़ आएगा, या एक चैप्टर होगा, चैप्टर में से आपको जो है वो बता दिया जाएगा भाई इस चैप्टर में से जो है वो क्विज़ होगा, वट एवर, या इतने चैप्टर जो है आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने जो भी नोट्स होंगे उसके, जो भी उसकी स्लाइड्स में लिखा हुआ होगा, उसको जस्ट आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्चुअल जो होते हैं सब्जेक्ट्स आपके, जिसमें आपके ज़ाहिर कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती हैं, वो तो आप आराम से कर लेते हो, वो सब चीज़ें हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी वाले होते हैं, जैसे कि पीएसटी है, ठीक है। पीएसटी का हमारे पास सवाल आया था, तो पीएसटी में ये पूछा गया था कि भाई अब पीएसटी में हमें स्लाइड्स मिल गई, लेकिन बुक्स हैं, बुक्स भी मिल गई, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हम पढ़ें किस तरीके से उन सब चीज़ों को। तो देखो, मैं आपको ना असल में प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपके क्विज़ में या जो मिड टर्म का पेपर है या वट एवर जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्वेश्चन क्या आएगा या क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ठीक है, ये आपको नहीं पता। तो मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। सैम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ मिड टर्म, या देखो भाई, ये मिड टर्म का पेपर है एक बैच का, ठीक है, और पीएसटी का। तो देख लो भाई, छोटा सा पेपर होता है, इसमें जैसे 5-5 नंबर का डिफाइन टू नेशन थ्योरी एंड इट्स एवोल्यूशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको ये टॉपिक्स आपको बताए हुए होंगे कि भाई ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एटलीस्ट हमें जो टीचर मिली थी उन्होंने तो हमें सारे टॉपिक्स बताए थे कि भाई ये टॉपिक्स होंगे और इन टॉपिक्स में से ही जो है वो आपके पास आ रहा होगा, और इस तरीके से। तो हमने क्या किया था, उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा था, जो भी हमें चीज़ें मिली थी, जो भी स्लाइड्स हमें दी गई थी, उन सबको पढ़ा था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टू नेशन थ्योरी एंड इट्स एवोल्यूशन है, शॉर्ट नोट हमें लिखना है मिनरल्स और पावर एनर्जी के ऊपर, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अच्छा देखो, ये 10 नंबर का है, ठीक है। तो नंबर्स का ही आपने ध्यान रखना है, कुछ 5-5 नंबर के होंगे, कुछ 10 नंबर का होगा। तो नंबर्स के हिसाब से आपने जो है ना उसकी लेंथ इस तरीके से लगती है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि यार हम कितनी लेंथ होनी चाहिए, 2 पेज का काफ़ी है, इतने पेज का काफ़ी है। तो ये देखो, यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट ये चीज़ डिफाइन नहीं होती है, एज लॉन्ग एज अगर आपने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है ना, अगर आपने कंसाइसली भी अगर आपने उसका जवाब दिया है और वो सही है, उसमें आपने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, जो चीज़ टीचर ने पूछी है वो आपने उसमें मेंशन की है, तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। इसमें लेंथ का नहीं होता, ये बोर्ड का पेपर नहीं है कि जो है ना आप 10 नंबर के लिए आपको 4 पेज भरने हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें ये होता है कि आपने सही लिखना है, ठीक है, जो भी लिख रहे हो वो सही लिखो और पूरा लिखो, ठीक है।
तो ये वाली सीन होती है। तो इसमें मैं आपको ये दिखाऊँ, जैसे हमें ये मिला था, ये एक पीडीएफ है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। जैसे ये है ना, इसमें यार देखो टू नेशन थ्योरी है। अब देखो ये टू नेशन थ्योरी है, तो इसमें ना ये सब चीज़ें, ये पूरा आपके पास ये इतना बड़ा, जैसे हमें मिस ने ये हैंड आउट दे दिया था, तो इसमें ना आपके केस में हो सकता है स्लाइड्स दे दी हो या बुक का रेफरेंस दे दिया हो। अब ये पूरा हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम इतने अच्छे नहीं है कि हम इसको पूरा जो है ना वो याद कर लेंगे या कुछ इस तरीके से। देखो इसमें जैसे क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपके पास आया हुआ है डिफाइन टू नेशन थ्योरी एंड इट्स एवोल्यूशन, कि बना किस तरीके से, क्या है, किस तरीके से वो लेकर चला, किसने क्या किया, सब चीज़ें, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये होता है कि आपने ना इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं। अब उसके लिए ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो आपने ये पूरी चीज़ याद नहीं करनी, इसको जस्ट आप पढ़ लो ऊपर ऊपर से, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको, और इसमें से ना बस कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर लो, ठीक है। जैसे पीएसटी में क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें, कि भाई इस तारीख को ये इवेंट हुआ था, इस तारीख को ये इवेंट हुआ था, इस तरीके से, और किसने बोला, जैसे नाम, जिसने भी ये चीज़ प्रेजेंट की है, जो भी था, वो सब चीज़ें। तो नाम और जो डेट्स होती हैं वो पीएसटी में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वजह से तो उनको भी आपने जो है वो जहन में रखना है, उन चीज़ों को आपने एटलीस्ट, जो डेट्स वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनको तो आपने एटलीस्ट हाईलाइट में रखना है, ठीक है। वो चीज़ आप पढ़ सकते हो इसमें से, ठीक है। और हाँ, तो इसमें से बस आपने पूरा याद ही नहीं करना, जस्ट इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स। अच्छा, अगर मिस ने स्लाइड्स दी हुई हैं तो उस स्लाइड्स में मिस ने खुद भी बहुत कंसाइजली लिखा हुआ होगा, छोटा छोटा इस तरीके से जो है ना, तो वो इनफ होता है यार, वो भी आप पढ़ सकते हो, सही है, वो भी आप पढ़ो। स्लाइड्स में से तो पढ़ना चाहिए, स्लाइड्स में से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टीचर ने खुद लिखा होता है, ठीक है। टीचर ने खुद लिखा होता है, तो इसलिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सही। उसमें से वो टीचर आपसे पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, सही है। तो इस तरीके से, जैसे अब ये पूरा पीडीएफ है, मैं आपको सच बात बताऊँ, ये पीडीएफ मैंने खुद भी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें से ऐसा होता था कि जैसे कि अब जैसे ह्यूमन राइट्स एंड इस्लाम है, ठीक है, इसमें मैंने ओवरऑल इसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है। एक बार पढ़ के मैंने देख लिया यार ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, ये वाली चीज़ हम मार्क कर लेते हैं। अब जो भी इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स में निकाल लेता हूँ, बेसिकली इसकी आप ना एक समरी या कुछ इस तरीके से जो मेन पॉइंट्स हैं उनका आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो आप कर लो, उससे फिर आपके नोट्स बन जाएंगे, वही चीज़ आप याद भी कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी प्रिपरेशन होती है। बाकी पेपर मैंने आपको दिखा दिया, ये एक सैम्पल पेपर है, ठीक है, जो कि एक बैच में आया हुआ है। और ये मैं आपको फाइनल का भी पेपर दिखा देता हूँ पीएसटी का। तो ये पीएसटी का पेपर है, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या है, वो देखो वही सवाल है, पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, ब्रीफली एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ दिस थ्योरी। अब इसमें ब्रीफली और ज़्यादा बताना है, अपने 12 मार्क्स का है, तो इसमें ज़ाहिर है आपने ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे इसमें, ठीक है। और पाकिस्तान सक्सीडेड, जो भी है 9 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्ली एफर्ट्स क्या थी। अब देखो ये बहुत ही जेनेरिक सा आ गया, ठीक है, कि इन मेकिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 9 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जाके आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। तो 1956 में, सही है। तो अब उसमें जो 1947 से लेके 1956 तक जो भी बीच में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुए, ठीक है, कुछ कुछ टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन आए, कुछ इस तरीके से आए, तो उनके बारे में आपने डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एंड में जाके आपने थोड़ा सा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने बता दिया उसमें, तो इस तरीके से करके क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे अब ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ इन द लिटरेसी एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इस पर तो आप खुद से भी बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। फिर आ गया जनाब डिफाइन फॉरेन पॉलिसी और डिफरेंट फेज ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी में भी जो भी आपके पास टॉपिक होगा उस लिहाज से आप इसमें लिख सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि यार ये पूरा आपने ना याद नहीं करना, इसका तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को ना थोड़ा सा ऐसा रखो कि थोड़ा सा ना इसको समराइज़ करो चीज़ों को, ठीक है, समराइज़ करो। और ज़ाहिर है आप हर चीज़ ना याद कर सकते हो ना, हर चीज़ आप लिख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स होती हैं, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, सही है। तो ये सारा मामला होता है इसमें। पर्टिकुलरली पीएसटी का मैंने आपको रेफरेंस दिया, तो पीएसटी में तो ये सब चीज़ें होते ही हैं। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ आ गई यार, तो ये आपके पास ये सब, जैसे ये देखो, अब अभी जब मैं क्वेश्चन पढ़ा था वो उसी का ही आ गया, अर्ली एफर्ट्स टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स एंड इशूज़। तो देखो ये सेम चीज़ हमें मिली हुई थी जो कि हमारे इसमें नोट्स में लिखी हुई थी। अब देखो इसमें सब चीज़ें हैं कि यार क्या क्या चीज़ें थी इसमें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था सबसे पहले ना 1949 में, तो इस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें थी, सही है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, आपने इसमें से ना ये लिख देना। अब देखो इतना लंबा है, ये आप पूरा नहीं लिखोगे, ठीक है, ये आप पूरा ऑब्वियसली ये चीज़ें आप किस तरीके से लिखोगे, आपसे याद भी नहीं होंगी ये सब चीज़ें, सही है। तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें उठाओ, सही है। एटलीस्ट इतनी आपने तो रखना है ना कि इसमें मेन मेन पॉइंट्स, मेन मेन जो भी डेट्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो आप एटलीस्ट उसमें मेंशन कर लो, थोड़ा बहुत उसको एलैबोरेट कर लो, दैट्स इनफ। तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। और ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें बहुत आराम से आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती इसमें,
सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से जो है वो समझ में आ गया होगा चीज़ों को ना। और बाकी दूसरे भी सब्जेक्ट्स में जो भी आपको टॉपिक दिया जाए उस टॉपिक का देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं आपको प्रायोरिटी करके बता देता हूँ। नंबर 1 पे प्रायोरिटी आती है टीचर के नोट्स, ठीक है। जो टीचर क्लास में बोल रहा है, क्लास में लिखवा रहा है, वो आपने करना है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है टीचर्स लिखवाते कम है, बोलते ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यानी वर्बली वो ज़्यादा चीज़ें आपको समझा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी लेक्चर हो रहा है वो तो आपने नोट डाउन करना है। वो जो भी नोट डाउन किया होगा वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाती है आपका हैंडआउट्स, या जो भी टीचर ने आपको स्लाइड्स दी हुई हैं, हैंडआउट्स दिए हुए हैं, पीडीएफ्स दिए हैं, वो व्हाटएवर, वो सारे आपकी जो है वो सेकेंडरी आ जाता है चीज़ें, सही है। वहाँ से आप पढ़ सकते हो उस टॉपिक के बारे में। थर्ड आ जाता है आपके पास जो भी अगर आपको बुक्स रिकमेंड की गई हैं, सही है, वो चीज़। बुक्स से अगर आप पढ़ना चाहो बुक से पढ़ लो, मे बी आप इंटरनेट से पढ़ना चाहो इंटरनेट से पढ़ लो, आप जीपीटी से पढ़ना चाहो जीपीटी से पढ़ लो। जीपीटी पे मैं इतना फोकस नहीं करता एटलीस्ट इन थियोरेटिकल या इन सब चीज़ों पे, क्योंकि उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो जीपीटी के ऊपर इतना रिलाई नहीं करो। और हाँ, बाकी ये जो सोर्सेज हैं, जो टीचर के नोट्स, जो टीचर क्लास में बोल रहा है वो, उनके हैंडआउट्स या स्लाइड्स जो टीचर ने प्रोवाइड किए हैं, सेकेंडली वो बुक्स आप देख सकते हो, या फिर इंटरनेट जो अभी आप सर्चिंग वगैरह करो उससे। ये 3 चीज़ें हैं मेनली, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हो इनिशियली, टीचर के नोट्स और टीचर की स्लाइड्स अगर आप पढ़ लेते हो, तो उसमें आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको और अच्छा करना है तो आप फिर बुक्स की तरफ जा सकते हो, या इंटरनेट पे आप सर्चिंग वगैरह कर सकते हो कि यार इस टॉपिक के लिहाज से क्या है। तो ये मैंने आपको एक एज एन एग्जाम्पल पीएचडी की दी है। आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी इस तरीके से आप लेके चल सकते हो, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। एक सवाल ये आया कि भाई क्या रीटेक होता है एग्ज़ाम का या इम्प्रूवमेंट होते हैं? तो जनाब फाइनल एग्ज़ाम का नहीं होता। यस, अगर आपने मिड टर्म अगर आपसे छूट गया, या जैसे ऐसा होता है कि ना बच्चे किसी वजह से मिड टर्म में अपेयर नहीं हो सका, ठीक है, कोई भी मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप अपने एडवाइज़र से इस हवाले से बात करो कि भाई मेरा ये मिड टर्म जो है वो मिस हो गया है, ये वजह थी। अगर आपकी मेडिकल इशू है तो उसका आप प्रूफ ला के आप एडवाइज़र को सबमिट कराओ। वो एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके लिए आप अपने जो क्लास एडवाइज़र है उससे आप जाके बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिड टर्म का रीटेक हो जाता है, ठीक है। ये अच्छा, क्विज़ की जहाँ तक बात है तो क्विज़ का रीटेक वो फिर इंडिविजुअल कोर्स टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एडवाइज़र से ताल्लुक़ नहीं होता। वो फिर आपका इंडिविजुअल कोर्स टीचर है, तो उससे आप बात करो कि भाई मेरा ये क्विज़ जो है वो मिस हो गया। जैसे आपका क्विज़ अगर किसी वीक में था और आप किसी वजह से उस क्विज़ में अपेयर नहीं हुए, तो यूजुअली ऐसा होता है कि टीचर्स जो है वो एब्सेंटीज़ के लिए अलग से क्विज़ जो है वो रखते हैं, ठीक है। या फिर आप टीचर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि मिस मेरा ये क्विज़ जो है वो मिस हो गया था, तो आप जो है वो इसको कंपनसेट कर लें, या मुझे कंपनसेट कहने से मुराद है कि आप इसका रीटेक ले लें, ठीक है। तो आपका फिर दोबारा से क्विज़ जो है वो हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास फिर क्विज़ के लिए आप इंडिविजुअल कोर्स के लिए बात कर सकते हैं। मिड टर्म के लिए ऐसा होता है कि आपको फिर एडवाइज़र से पहले बात करनी पड़ती है, उसको पहले बताना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर वो इंडिविजुअल कोर्स टीचर को इन्फॉर्म करता है कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, तो इसका दोबारा से फिर मिड टर्म का हो जाता है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है जनाब कि मैं कितनी छुट्टियाँ कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि बच्चों के पास होता है कि भाई मैं अपने यूनिवर्सिटी में कितनी छुट्टियाँ मैं कर सकता हूँ। उसको समझने से पहले आपको क्रेडिट आवर को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके पास कोर्सेज हैं तो हर एक कोर्स के आगे लिखा हुआ होता है कि भाई ये इतने क्रेडिट आवर का कोर्स है। क्रेडिट आवर का मतलब ये होता है कि आपके पास पर वीक कितनी क्लासेस इस कोर्स को असाइन की जाएंगी, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है। जैसे अगर आपका कोर्स 2 क्रेडिट आवर का है तो इसका मतलब है कि वीक में आपकी इसकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। तो अगर आपका कोर्स 3 क्रेडिट आवर का है तो उसमें ये होगा कि आपकी जो उस पर्टिकुलर कोर्स की क्लासेस होंगी वो 3 दिन हुआ करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्रेडिट आवर वाला सिस्टम ये इस तरीके से चल रहा होता है आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि भाई मैं कितनी क्लासेस छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि मैंने खुद ही बनाया था ये फार्मूला समझने के लिए, दैट इज़ 4n-1, ठीक है। ये एक फार्मूला है आपके पास। ये एक फार्मूला है कि जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि जनाब आप कितनी छुट्टियां कर सकते हो एक आप क्रेडिट आवर पे, ठीक है। देखो छुट्टियों का अब ये फार्मूला काम किस तरीके से करता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा ना समझाता हूँ कि किस तरीके से आया है या किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर पे इसको साइड पर रखता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अटेंडेंस कितनी चाहिए होती है। देखो ओवरऑल कोर्सेज में जो एवरेज आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए वो आपकी चाहिए 75%, ठीक है। 75% या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं, ठीक है। अगर आपकी तमाम कोर्सेज़ को मिला के, जैसे अगर आपके 4 कोर्सेज़ हैं 5 कोर्सेज़ हैं पर सेमेस्टर, तो उन 5 कोर्सेज़ के अटेंडेंस को आप एवरेज करो तो उनका 75% बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी ओवरऑल
जो अटेंडेंस है वो 75% है तो आप सेव हो, ठीक है, आप सेफ हो, आप आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो, आपको एडमिट कार्ड आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी 75 से कम हुई तो वहाँ पे आपके पास मसला पैदा हो जाएगा, वहाँ पे फिर आपको ज़ाहिर अपने एडवाइज़र से बात करनी पड़ेगी। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे मेडिकल इश्यूज़ की वजह से जो है वो नहीं आ पाते, किसी न का खुदा न खासा एक्सीडेंट हुआ हुआ होता है या कोई कहीं गया हुआ होता है, तो उसमें चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल अटेंडेंस जो है वो 75 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तमाम कोर्सेज़ की। अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल कोर्सेज़ की, तो देखो इंडिविजुअल कोर्सेज में आपके पास 65% से लेके 75% तक आपकी हो सकती है अटेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल कोर्सेज में आप 65% तक जा सकते हो, ठीक है, इससे नीचे नहीं। 65% तक आप जा सकते हो, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि यार हम किस तरीके से मतलब ट्रैक रख सकते हैं कि हम कितनी छुट्टियां करें पर कोर्स, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने ये फार्मूला मैंने बनाया, ठीक है। इस फार्मूले के लिहाज से देखो, अगर आपका कोर्स जो है वो लेस से कोर्स आपका है 3 कैरेट आवर का, ठीक है, 3 कैरेट आवर का अगर आपके पास कोर्स है तो आप उसमें 3 कैरेट आवर के कोर्स में आप इसको करो 4n-1, 4 3 12, 12 -1 11, तो आप 11 छुट्टियां कर सकते हो, ठीक है। आप कितनी छुट्टियां कर सकते हो? 11 छुट्टियां कर सकते हो। देखो अब ये मैंने कैलकुलेट किस तरीके से किया, आओ मैं आपको इसकी एक मैथ समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ लेते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो आपके पास सेमेस्टर में होते हैं तकरीबन 15 वीक्स, ठीक है, 15 वीक्स होते हैं, सही है। अच्छा, अगर आपके पास 3 कैरेट आवर का कोर्स है तो आपके पास क्या होगा कि पर वीक आपके पास कितनी क्लासेस होंगी? 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, पर वीक 3 क्लासेस। अगर आपके पास 3 क्लासेस पर वीक हो रही हैं, ठीक है, और आपके पास 15 वीक्स हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? 15 3 45, ठीक है। तो जो आपके पास टोटल क्लासेस होंगी वो होंगी 45, ठीक है। आपके पास कितनी क्लासेस होंगी टोटल? 45 फॉर 3 कैरेट आवर कोर्स, ठीक है। 3 कैरेट आवर कोर्स के लिए आपकी टोटल 45 क्लासेस होंगी। अब आप उसमें छुट्टियाँ, अगर मैं 11 हॉलीडेज़ बोल रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करके बता देता हूँ। देखो अगर आपके पास लेट्स से 45 है ना, आपने 11 छुट्टियाँ की, तो आप क्या कर लो 34 डिवाइडेड बाय 45, सही है। तो ये कितनी हो गई? 0.75, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 75.5, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स आपके पास 76% तक आती है, ठीक है। अगर आप 11 छुट्टियाँ करते हो 3 कैरेट आवर के कोर्स में, तो आपके पास इतनी अटेंडेंस आपको शो हो रही होगी, 75 या 76 आपको शो हो रही होगी, ठीक है। लेट्स से अगर आप 12वीं छुट्टी करते हो, देखो अब अगर लेट्स से आपने 33 क्लासेस अटेंड की और 45 आपकी टोटल क्लासेस थी, इसका मतलब ये है कि आपने 12 छुट्टियाँ कर ली, तो अब आपके पास कितना हो गया? 73 हो गया, ठीक है। तो अब यानी अब आप आ गए 75 से नीचे, ठीक है, 75 से आप नीचे आ गए, तो 73% आपके पास ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 11 छुट्टियाँ जो है वो आपके लिए सेफ़ हैं, आप मैक्सिमम 11 छुट्टियाँ आप इसमें कर सकते हो। अगर मैं 2 कैरेट आवर का जैसे लूँ, ठीक है, फॉर लाइक 2 कैरेट आवर, फॉर 2 कैरेट आवर, अब आप 2 कैरेट आवर के लिए क्या कर सकते हो? ठीक है, 2 कैरेट आवर में आप तकरीबन जो है वो छुट्टियाँ कर सकते हो 7, ठीक है, 7 छुट्टियाँ आप कर सकते हो। क्यों? आइए देखते हैं। देखो यही सेम चीज़ मैं करूँगा, यही सिंपल सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। कैसे? देखो 15 वीक्स हैं, पर वीक्स आपकी कितनी क्लासेस हो रही हैं? 2 क्लासेस हो रही हैं, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी? 30। फॉर 2 कैरेट आवर आपकी 30 क्लासेस होंगी, ठीक है, टोटल 30 क्लासेस होंगी। अच्छा, अब 30 क्लासेस में आपके पास आप छुट्टियाँ कितनी कर सकते हो? देखो अगर आप इसमें 7 छुट्टियाँ करते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 23, जैसे आपके पास 7 छुट्टियाँ की तो आपने टोटल कितने अटेंड की? 23 डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 76, ठीक है, 76% आप जो है वो आ गए। लेकिन अगर आपने यहीं पे अगर आपने 8 छुट्टियाँ कर ली 22 डिवाइडेड बाय 30, तो आप पहुँच गए 73 के ऊपर, यानी अब आपकी 75 से लेस हो गई, ठीक है। तो इस लिहाज से मैंने इसको कैलकुलेट किया कि आप यहाँ पे जो है वो 7 छुट्टियाँ आप आराम से इसमें कर सकते हो, ठीक है, तो आप बच जाओगे इसमें, सही है। मैक्सिमम आप 7 छुट्टियाँ कर सकते हो। अगर आपके पास 1 कैरेट आवर का कोर्स है तो उसमें आप 4 छुट्टियाँ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सॉरी उसमें 3 छुट्टियाँ आप कर सकते हो, तो इसमें फिर आपके पास आ जाएगा। बस इस चीज़ को आप जहन में रखो और ये चीज़ आप नोट डाउन कर लोगे। 11 छुट्टियाँ कर सकते हो, ये 7 छुट्टियाँ कर सकते हो। यूजुअली आपको 2 या 3 कैरेट आवर्स का ही होगा कोर्सेज, तो आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जनाब आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों में आपको हेल्प हो गई होगी।
ठीक है, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले थे अभी जूनियर्स की तरफ से उस सबको मैंने इसमें कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जो है वो क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम फिर उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको फिर हम इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ तक के लिए थैंक यू।